गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में हम पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम को बांटने के क्राइटेरिया क्या क्या है, किस आधार पर उनको बांटा गया है। अभी तक जैसे मैंने आपको कंकाल और देह गुहा के आधार पर बताया है कैसे हम विभिन्न फाइला में अंतर करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है खंडी भवन, सेगमेंट, यानी कि खंडों का बनना। जो शरीर है उसमें सेगमेंट्स बन गए। जैसे आप देखते हो हमारी बॉडी में सिर है, उदर है, वक्ष है, तो ये खंड है, सेगमेंट्स हैं। तो ऐसे ही ये सेगमेंटेशन, या इसको हम कहते हैं मेटामेरिज्म, कब स्टार्ट हुआ। ये मेटामेरिज्म स्टार्ट हुआ है एनिलिडा संघ से, ठीक है, एनिलिडा फाइलम से, सॉरी, जिसमें आपका केंचुआ आता है। तो ये जो खंड होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, बाहरी और आंतरिक। बाहरी खंड को हम रिंग कह देते हैं और आंतरिक खंड को हम सेप्टा कह देते हैं, ठीक है। तो ये जैसे ये बाहरी रिंग इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। आंतरिक रिंग आप देख रहे हो ये अंदर को, त्वचा अंदर की ओर धसी हुई है, ठीक है। ये पूरी तरीके से इसको बंद नहीं कर रही है। पूरी तरीके से अगर इसको बंद करेंगी तो इसमें जो अंग है वो अलग अलग नहीं हो पाएंगे, ठीक। तो एनिलिडा से सेगमेंटेशन स्टार्ट हुआ था। एनिलिडा में बाह्य और आंतरिक दोनों खंड पाए जाते हैं इस प्रकार से। आर्थ्रोपोडा में केवल बाह्य खंड होते हैं, जैसे आपने कॉकरोच में देखा होगा, सिर अलग होता है, वक्ष अलग होता है, उदर अलग होते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉर्डेटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिए केवल एनिलिडा और मोलस्का में नहीं होते। आर्थ्रोपोडा में बाह्य होते हैं, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा में नहीं होते। कॉर्डेटा में इंटरनल, हमारे में जो खंडीकरण होता है वो आंतरिक होता है, ठीक है। इसी के आधार पे हमारा शरीर सिर में, वक्ष में और उदर में बटा हुआ है। तो ये था खंडी भवन, आपको पता हो गया। ये एनिलिडा से स्टार्ट होता है, पूछा यही जाता है। नेक्स्ट इसमें है आवास, कि जो ये हमारे खंड है, ये जो फाइलम है, ये कहाँ रहते हैं। तो जलीय और स्थलीय दो भागों में हम इन्हें बांटते हैं। तो जलीय में भी कैसे होते हैं, जो समुद्री हैं, कुछ शुद्ध जलीय है, कुछ मुहाने पर। मुहाने क्या होते हैं, जहाँ पे शुद्ध जल समुद्र के जल से मिलता है, ठीक है। अब अनुकूलन क्या है, क्या अनुकूलन चाहिए भाई, जिनको जल में रहना है तो वो कैसे होते हैं। वो या तो अकेले होते हैं, सॉलिटरी मीन्स एकाकी, ठीक है, एकाकी मतलब अकेले रहने वाला, या वो कॉलोनियल होंगे, कॉलोनी बना के रहते हैं। सेसाइल का मतलब है कि वो स्वतंत्र है, सॉरी, एक जगह पे फिक्स है। सेडिमेंट्री, ठीक है, एक जगह पे फिक्स है। या फ्री लिविंग है, स्वतंत्र रूप से तैरने वाला है, ठीक है। अब इसमें हम पढ़ते हैं तो जैसे पॉरीफेरा संघ है, तो पॉरीफेरा के सारे जो जीव हैं वो मेराइन है। पॉरीफेरा फाइलम के सारे जीव क्या है, मेराइन है, जिसमें आपके स्पंज आते हैं और सब समुद्री हैं, सिवाय किसके, स्पॉन्जिला के। स्पॉन्जिला शुद्ध जल में पाया जाता है। दूसरा है निडेरिया, निडेरिया यानी आपका हाइड्रा, इसमें ये सब समुद्री हैं, इसका अपवाद केवल हाइड्रा है। हाइड्रा शुद्ध जल में पाया जाता है। नेक्स्ट है टीनोफोरा, ये सारे आपके मेराइन होते हैं, समुद्री होते हैं। प्लेटीहेलमिंथीज आप जानते हो परजीवी होता है, ये हमारे शरीर के अंदर होता है, मैंने आपको शुरू में भी बताया था। तो इसका एक ही उदाहरण है जो जल में पाया जाता है, प्लेनेरिया। निमेटोडा गोलकृमि परजीवी होते हैं। मोलस्का संघ के प्राणी पानी में भी रहते हैं और जल में भी, स्थल में भी रहते हैं। आर्थ्रोपोडा जल स्थल दोनों में रहते हैं। हेमिकॉर्डेटा जलीय है, कॉर्डेटा जो है स्थलीय है, कुछ इसमें जलीय है। जैसे कॉर्डेटा में हम देखें तो वेल को देखें, हम वेल एक स्तनधारी है जो जल में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका जो क्राइटेरिया है, मतलब इनको विभाजन कर, देखिए एनिमल्स को विभाजित करने का बहुत सारे आधार हैं, ठीक है। जैसे शैवाल थे, शैवाल को विभाजित करने का आधार वर्णक थे। तो यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया है, उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं। अगला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन। देखिए जो पॉरीफेरा होता है ये केवल कोशिकाओं का बना है, यानी इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। अगर एक ही कोशिका वाला था उसको हमने कहाँ डाल दिया था, उसको हमने मोनीरा में डाल दिया था, ठीक है। हाँ, और इसमें जो है आपका यूकैरियोटिक एक कोशिका था, उसको हमने प्रोटिस्टा में डाल दिया था। लेकिन इसमें क्या है, सेल तो है लेकिन बहुत सारी सेल हैं, उत्तक नहीं बनाएंगे। उत्तक क्या होती है, ग्रुप ऑफ सेल्स,
तो ये सेल उत्तक नहीं बना रही, सेल अलग अलग काम कर रही है। जैसे कोई एक सेल जनन का काम कर रही, कोई एक सेल पाचन का काम कर रही है, कोई एक सेल आपके मतलब जितने शरीर के काम होते हैं वो सेल्स करती हैं। इसमें मतलब विभिन्न सेल हैं और अलग अलग प्रकार का काम हर सेल कर रही है और तब एक जीव बन रहा है। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऐसा है सेलुलर कोशिकीय संगठन है। कोशिकीय संगठन मतलब बहुत सारी कोशिकाएं हैं, अलग अलग काम कर रही हैं। इसका एग्जाम्पल है स्पंज। दूसरा है टिश्यू लेवल का, उत्तक स्तर का। तो उत्तक स्तर का मतलब कोशिकाएं मिलकर उत्तक बना रही हैं और वो उत्तक मिलके फिर एक जीव बना रहे हैं। ठीक है, यानी अभी तक तो कोशिकीय था ना, इन कोशिकाओं ने मिलके उत्तक बनाया। अब उत्तक, उसमें उत्तक आ गए हैं, उत्तक मिलके फंक्शन कर रहे हैं। जनन के लिए कुछ उत्तक रिस्पॉन्सिबल हैं, श्वसन के लिए कुछ उत्तक रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आपका है हाइड्रा। तीसरा है ऑर्गन। ऑर्गन मतलब केवल एक ऑर्गन बना है। जैसे हमारा जो ऑर्गन सिस्टम है, सपोज हमारा पाचन तंत्र है तो वो एक ऑर्गन सिस्टम है। पाचन तंत्र का एक ऑर्गन क्या है हमारा, जैसे हमारा आमाशय है वो एक ऑर्गन है। तो इसमें क्या हुआ कि खाली एक ऑर्गन बना, ज़्यादा एक सिस्टम नहीं बना, ऑर्गन बने। इस प्रकार का सिस्टम मिला फीताकृमि में, इसीलिए फीताकृमि परजीवी है। फिर बना ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम मैंने आपको अभी बताया, विभिन्न ऑर्गन मिल आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो ये सब मिलकर एक जीव बनाते हैं और ये सब मल्टी सेलुलर हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था एनिमल्स मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया पॉरीफेरा सेलुलर लेवल, निडेरिया आपका टिश्यू लेवल, टिनोफेरा टिश्यू लेवल, प्लैटीहेलमिन्थेस ऑर्गन, निमेटोडा ऑर्गन सिस्टम, यहाँ से लेके कॉर्डेटा तक सब में ऑर्गन सिस्टम होगा। ठीक, अब है बॉडी प्लान। तो बॉडी प्लान कैसा होता है, एक तो है सेल एग्रीगेट, जैसे मैंने अभी पॉरीफेरा में बताया आपको कि सेल एग्रीगेट करेंगी, विभिन्न प्रकार की सेल समूह में रहेंगी और प्रत्येक सेल अलग अलग काम करेंगी। दूसरा है ब्लाइंड सेक यानी अंधनाल, यानी आप किसी जीव के अंदर अगर जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ एक अंधेरी गुफा है, यानी कि केवल एक ओपनिंग है। जैसे गुफा होती है उसका लास्ट छेद बंद होता है, आप उसको एक ही दरवाजे से अंदर जा सकते हैं और उसी दरवाजे से बाहर आते हैं। तो इसको हम कहते हैं अंधनाल, इसमें केवल एक ओपनिंग होती है। ठीक है, यानी इंजेशन और इजेशन ये तो एक ही ओपनिंग है। इंजेशन मतलब आप कोई चीज़ अंदर डाल रहे हैं और इंजेशन मतलब अंदर डालना, इजेशन मतलब कोई चीज़ जो चीज़ मतलब पचती नहीं है उसको शरीर से बाहर निकालना। तो इसमें भोजन को अंदर डालना और अपचे भोजन को बाहर निकालने के लिए एक ही कैविटी होती है, इसीलिए इनको ब्लाइंड सेक कहते हैं। कौन है इसमें, टिनोफोरा है, आपका निडेरिया है, प्लैटीहेलमिन्थेस है। ठीक, अगला है ट्यूब विद इन ट्यूब। ट्यूब विद इन ट्यूब मतलब ये देखिए एक बड़ी ट्यूब है, इसके अंदर एक ट्यूब है, ये दोनों सिरों से ओपन है। ठीक है, इसको कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब। इसका उदाहरण है एसके हेलमिन्थेस से आगे सारे, यानी गोलकृमि से आगे आपका कॉर्डेटा तक सारे इसमें आते हैं। ये भी दो प्रकार की आपको कल बताए थे, प्रोटोस्ट्रीमिया और ड्यूटेरोस्ट्रीमिया। प्रोटोस्ट्रीमिया क्या होता है, जिनमें मुख पहले बनता है। ड्यूटेरोस्ट्रीमिया क्या होता है, जिनमें मुख बाद में बनता है। तो ये मैंने यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। पॉरीफेरा सेलुलर सेल एग्रीगेट, निडेरिया आपका जो है इसमें ब्लाइंड सेक है, टिनोफेरा ब्लाइंड सेक है आपका प्लैटीहेलमिन्थेस तक। उसके बाद निमेटोडा में आपका ट्यूब विद इन ट्यूब है। अब ये ट्यूब विद इन ट्यूब भी जो है आपका जो है, आप देखिए आपका निमेटोडा एनालिडा मोलस्का में ये प्रोटोस्ट्रीमिया है। उसके बाद ये क्या है, ड्यूटेरोस्टोमिया। ठीक, इसमें एक चीज़ और समझानी थी आपको। इसमें आप देख रहे हो कॉर्डेटा से ऊपर, इसको हम नॉन कॉर्डेटा कह देते हैं। ये जो हेमी कॉर्डेटा है इसको पहले कॉर्डेटा में रखा गया था, लेकिन इसमें 3 कैरेक्टर नॉन कॉर्डेटा के हैं और 2 कैरेक्टर कॉर्डेटा के हैं, तो इसीलिए इसको आप कहाँ रख दिया हमने, नॉन कॉर्डेटा में। अब कॉर्डेटा में क्या होता है, इसमें प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। कॉर्डेटा क्या होता है, जिनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है। आप ध्यान से सुनिए, नोटोकॉर्ड मतलब एक हार्ड स्ट्रक्चर, हार्ड डंडी नुमा संरचना। अब ये नोटोकॉर्ड जो है वर्टिब्री कॉलम में बदल जाती है। वर्टिब्री कॉलम यानी कशेरुक दंड। तो जिनमें ये कशेरुक दंड में बदल जाती है उनको कशेरुक कहते हैं। ठीक है, और जिनमें ये कशेरुक दंड में नहीं बदलती है
उनको हम इनवर्टिब्रेट्स कह देते हैं, अकशेरुक कहते हैं। तो कॉर्डेटा को ही 2 भागों में बांटा गया, कशेरुक और अकशेरुक, ठीक है। ये जो अकशेरुक है इसमें नोटोकॉर्ड होगी, समझ गए। तो हम इससे ऊपर के सभी जीवों को क्या कहते हैं, नॉन कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा। ये नोटोकॉर्ड है, ठीक है। कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड पाई जाती है, नॉन कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है। अब ये नोटोकॉर्ड भी, कॉर्डेटा भी 2 प्रकार का है, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट कौन है, जिसमें ये नोटोकॉर्ड वर्टिब्री कॉलम में बदल गई है, कशेरुटन में बदल गई है। जिसमें नहीं बदली उसको हम अकशेरुक कहेंगे। क्लियर हो गई ये बात आपको, ठीक है। नेक्स्ट है बॉडी की सममिति, सिमेट्री। सिमेट्री क्या होती है, मैंने यहाँ सिमेट्री लिखा है। सिमेट्री का मतलब होता है कि किसी जीव के शरीर को किसी भी तल से काटने पर वो 2 बराबर भागों में बढ़ जाए तो वो उसकी सिमेट्री है। उसको किसी तल से काटने पे वो 2 बराबर भागों में बढ़ जाती है। जैसे सेब है, आप उसको बीच से काटिए, आप उसको कितने तरीके से काट सकते हैं। आप उसको ऐसे काट सकते हैं, देखिए ऐसे काट सकते हैं, आप उसको ऐसे काट सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं और ऐसे काट सकते हैं। इतने तलों से आप उसको 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो सममिति का मतलब होता है जब जीव 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। अब असममित क्या होता है, ऐसे जीव जिनका शरीर 2 बराबर भागों में आप बांट ही नहीं सकते हो। इसमें आपके स्पंज आते हैं, पोरिफेरा संघ के सारे जीव, और एक मोलस्का संघ का आता है, एप्पल स्नेल, एप्पल स्नेल मोलस्का संघ का, ठीक है। एक होता है स्फेरिकल सममिति। स्फेरिकल सममिति क्या होती है, गोलाकार बॉल जैसी संरचना। तो ये जो बॉल होती है, अगर आप इस बॉल को बीच में से काटो तो आप इसको लगभग इतने ही प्लेन से, जितने तल मैंने बताया ना, आप बॉल को ऐसे ऐसे, इस बॉल को आप इस तरीके से काट सकते हो, इस तरीके से, ऐसे ऐसे क्रॉस करके और ऐसे क्रॉस करके और ऐसे करके भी नीचे से गोलाई में भी, तो वो 2 बराबर भागों में बटेगी। लेकिन वो रेखा आपकी बिल्कुल बॉल के बीच से होनी चाहिए। तो ऐसे उदाहरण है आपका सी अर्चिन। सी अर्चिन एक इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है, और कुछ स्पंज। अब हम बात करते हैं अरीय सममिति की। अरीय सममिति क्या होती है, इसमें जो शरीर है वो सिलेंडर की तरह होता है। जैसे सिलेंडर होता है ना आपका, सिलेंडर नुमा होता है। तो जीव को आपको ऊपर से नीचे काटना है, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम काटने पे आप उसको किसी भी तल से काटें, आप यहाँ से काटें, जैसे मैंने बताया, आप ऐसे इसको ऐसे, चाहे आप इसको ऐसे में काटें या आप इसको तिरछे में काटें, इस तरीके से, ये मैंने एंगल बनाए हैं, तो ये 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है। इसके उदाहरण है आपका निडेरिया और टिनोफोरा संघ, ठीक है। अब इसी में मैंने लिखा द्विअरीय सममिति। अरीय है, द्विअरीय, यानी इसको केवल 2 तलों से ही आप 2 बराबर भागों में इसके शरीर को बांट सकते हो। जैसे यहाँ तो 4 तल है, ठीक है, लेकिन अगर इसको केवल 2 तलों से आप 2 बराबर भागों में बांट सकते हो तो उसको हम द्विअरीय सममिति कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है आपका, टिनोफोरा। अगला है बाइलेटरल। बाइलेटरल का मतलब क्या होता है, जब शरीर को 2 बराबर भागों में केवल एक तल से काट सकते हैं, एक ही प्लेन से आप उसको 2 बराबर भागों में काट सकते हैं। और इसका उदाहरण है प्लेटिहेलमिन्थेस से आगे के सारे जीव। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सिफेलाइजेशन स्टार्ट हो गया था। क्या होती है बाइलेटरल सिमेट्री, अभी समझाती हूँ। सिफेलाइजेशन पूछा जाता है, सिफेलाइजेशन मतलब सिर का बनना, हेड का बनना। तो फॉर्मेशन ऑफ हेड शुरू हो गया था प्लेटिहेलमिन्थेस से। फीताकृमि में सिरनुमा संरचना पाई जाती है, और आर्थ्रोपोडा से आगे बिल्कुल डिस्टिंक्ट हेड होता है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग दिखाई देने वाला सिर होता है, सिवाय इकाइनोडर्मेटा के। इकाइनोडर्मेटा में सिर नहीं होता, ठीक है। अब सिर होने से क्या होता है, आप एक दिशा में गति करोगे, आपके जो सिर में बहुत सारे न्यूरॉन्स एकत्रित हो जाएंगे, ठीक है। तो बायलैटरल क्या होता है, जैसे हम है, हमको अगर आप बीचों बीच काटें किसी ह्यूमन को, ठीक है, किसी ह्यूमन को, ये सिर है, ये ह्यूमन है, आप इसको यहाँ बीच से काटेंगे तो ये 2 बराबर भागों में बटेगा। बाइलेटरल सिमेट्री इसी को कहते हैं, केवल एक तल से काटने पे 2 बराबर भागों में बंटना। और ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया सिर का विकास शुरू हो जाता है। तो ये बाइलेटरल या द्विपार्श्वीय सममिति इसको हम कह देते हैं। तो इसमें मैंने आपको समझाया है कि पोरिफेरा एसिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल यानी असममित है। निडेरिया आपका रेडियल है, अरीय सममिति।
टिनोफोरा में रेडियल होती है और अरिया में भी आपकी इसकी क्या होती है, द्विअरीय समिति होती है। इनको रेडियाटा में रखा गया है। प्लेटीहेलमिन्थेस में आपका क्या होता है, बी फॉर बाइलेटरल, तो यहाँ से आगे पूरा बाइलेटरल है, देखिए ठीक है, पूरा बाइलेटरल समिति है, यानी आप इनको एक ही तल से दो बराबर भागों में बांट सकते हो। लेकिन सिफलाइजेशन कहाँ से शुरू हुआ था, प्लेटीहेलमिन्थेस से पूछा जाता है, ये सिर का बनना कहाँ से शुरू हुआ था। और ये भी पूछेंगे आपको एक बिल्कुल डिस्टिंक्ट हेड बनना कहाँ से शुरू हुआ था, तो वो आपका आर्थ्रोपोडा से शुरू हुआ था और केवल किस में अनुपस्थित होता है, गाइनोडर्मेटा में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र, ठीक है। ये सब बड़े इंपॉर्टेंट है और अगर आप इनको समझ लेते हो तो आगे जब मैं आपको एक एक संग पढ़ाऊँगी आपको बहुत आसानी रहेगी और मुझे भी कम उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए श्वसन अंग की अगर हम बात करें तो इसमें जो पॉरीफेरा है ये तो पानी में होता है, तो ये त्वचा से श्वसन करता है। हाइड्रा जो निडेरिया है ये भी जल में होता है, ये भी त्वचा से श्वसन करता है। टिनोफोरा भी जल से श्वसन करता है। तो ये तीनों के तीनों आपकी त्वचा से, स्किन, इसमें तो स्किन होती ही नहीं है तो मैं स्किन इसलिए लिखूँगी नहीं, इसमें भी स्किन नहीं होती है, लेकिन यही पानी में रहते हैं, तो पानी में घुली ऑक्सीजन ये लेते रहते हैं, ठीक है। प्लेटीहेलमिन्थेस और एस्केलेहेलमिन्थेस की बात करें, फीताकृमि, गोलकृमि, तो ये एनाएरोबिक होते हैं, ये परजीवी होते हैं और इन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद आता है आपका एनिलिडा। एनिलिडा यानी आपके कीचुआ, जॉब, इनकी त्वचा में क्यूटीन होता है, क्यूटीनस होता है, क्यूटिकल पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो क्यूटीन होती है ये मॉइस्ट स्किन बनाए रखती है, यानी त्वचा को गीला बनाए रखती है क्यूटीन, ठीक है। उससे ये क्या करता है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कंकाल में एल्ब्यूमिन प्रोटीन का जिक्र किया था, तो ये क्यूटिनस इनकी त्वचा होती है, गीली त्वचा से ये क्या करते हैं, पानी इनके त्वचा पे होता है और उसमें घुली ऑक्सीजन ये लेते हैं। जैसे आप देखा होगा कि केंचुए, जब पानी बरसात का सीज़न ख़त्म होता है केंचुए मर जाते हैं, कि त्वचा गीली नहीं होती है और वो मर जाते हैं, इसलिए वो मिट्टी के अंदर रहते हैं, गीली मिट्टी के अंदर, वहाँ से वो पानी में घुली ऑक्सीजन लेते रहते हैं, ठीक है। आर्थ्रोपोडा की हम बात करें, आर्थ्रोपोडा बहुत बड़ा संघ है, सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा, ये पूछा जाता है आपको, सबसे बड़ा संघ कौन है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के जो जलीय जीव हैं बेटा वो किससे श्वसन करते हैं, गिल्स, गलफड़ों से, या बुक गिल्स, ठीक है, गिल्स या बुक गिल्स। जो स्थलीय है, टेरेस्ट्रियल मतलब स्थलीय, वो ट्रैकिया से सांस लेते हैं। ट्रैकिया क्या होती है, ट्रैकिया आप ऐसा समझिए कि बिल्कुल ट्यूब का एक जाल बिछा हुआ है, और ये ट्यूब का जाल कैसे बना होता है, जैसे ये ट्यूब है, ठीक है, ये शरीर के अंदर होती हैं ट्यूब्स और ये बिल्कुल स्किन पे इस प्रकार से लगी होती है। ये सपोज जैसे आपका जीव है, ठीक है, ये जीव है, एक मिनट है, ये आपका जीव है, ठीक है, ये इसकी शरीर है और इसमें ट्यूब इस प्रकार से लगी होती है, ये ट्यूब है इसके अंदर, ये ट्यूब त्वचा से इस प्रकार से, इनकी ओपनिंग इस प्रकार से त्वचा पे होती है। क्यों होती है, देखिए, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है रक्त में, और हीमोग्लोबिन ही क्या काम करता है, ऑक्सीजन को ले जाने का। तो हीमोग्लोबिन है नहीं, यहाँ से ऑक्सीजन अंदर जाएगी और यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी, बिल्कुल स्किन से लगी हुई इनमें ट्यूबनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। तो इसको ट्रैकिया, यही ट्रैकिया आगे चल के थोड़ा सा विकसित होती है और इन्हें बुक लंग्स कहते थे। तो आर्थ्रोपोडा में सांस किससे लेते हैं जीव, गिल्स, बुक गिल्स, ट्रैकिया, बुक लंग्स, ठीक है। मोलस्का में भी आर्थ्रोपोडा के समान ही श्वसन अंग होते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा विकसित होते हैं। एकाइनोडर्मेटा फिर ऐसा जीव है जो, देखिए, जीव जो है पानी से स्थल में आए मोलस्का तक, लेकिन एकाइनोडर्मेटा संघ के जीव फिर पानी में चले गए। इनमें जो श्वसन अंग है वो अल्प विकसित है, ये गिल्स या पेरिस्टोमियल गिल्स से सांस लेते हैं। हेमिकॉर्डेटा है, हेमिकॉर्डेटा में भी गिल सेल्स पाई जाती हैं, गलफड़े, गिल सेल्स जिनको हम बोल देते हैं, ठीक है, यानी त्वचा पे, गले के पास त्वचा पे क्या होते हैं, कट होते हैं और उनमें उनसे घुली हुई ऑक्सीजन अंदर को जाती है और वहीं से स्किन से वो अंदर को उसको लेते हैं। अब वर्टिब्रेट्स की हम बात करें, तो वर्टिब्रेट्स में जो पाइसिस है आपकी मछलियाँ हैं वो गिल से सांस लेती हैं, पाइसिस मतलब मछली। एम्फीबियन है जो मेंढक वगैरह, वो त्वचा से, क्योंकि ये तो आपका उभयचर है, इधर जल में भी रहता है स्थल में भी रहता है, तो ये त्वचा से, गिल्स से। ये बक्कोफेरेंजियल,
बकोफेरेंजियल इसमें एक विशेष विधि होती है कि जब मतलब पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा है, ठीक है, त्वचा भी गीली नहीं, तो ये अपना मुंह खोल करके वहाँ से ऑक्सीजन अंदर लेता है, ठीक है। हमारी तरह इसमें जो है डायाफ्राम नहीं होता है। हमारी बॉडी का जो डायाफ्राम होता है ना, ये हमारे अंदर के वॉल्यूम को कम करता है, जिससे हवा अंदर जाती है। इनमें डायाफ्राम नहीं होता है। ये बकोफेरेंजियल, इसको आप बोलते हैं मुख गुहिका श्वसन, ठीक है। ये विशेष विधि है, इसमें याद रखनी है आपको, मुख गुहिका श्वसन। सरीसृप की बात करें तो सरीसृप जो है इनमें लंग्स होते हैं, तो लंग्स से सांस लेते हैं, लेकिन लंग्स बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा रेप्टाइल्स में जैसे छिपकली है, सांप है, ये बिल्कुल निष्क्रिय रहते हैं, पड़े रहते हैं जगह पे, क्योंकि सांस लेने के लिए जो लंग्स है वो बहुत अल्प विकसित हैं, ज़्यादा पावरफुल नहीं है। पक्षी की हम बात करें तो पक्षियों में भी लंग्स होते हैं, लेकिन उन लंग्स में एयर सैक होते हैं, यानी हवा की थैलियाँ होती हैं जो लंग्स को मजबूती प्रदान करती हैं, जो उसमें वायु कोश होते हैं ना। सपोज ये फेफड़े हैं, ठीक, इन फेफड़ों में इस प्रकार से वायु कोश पाए जाते हैं, ये हवा भरते हैं इसमें, ताकि पक्षी जब लंबी उड़ानें भरते हैं तो इन्हें हवा की कमी ना हो। स्तनधारियों में लंग्स होते हैं, तो आपको पता है। अब आप बात करते हैं उत्सर्जन की, उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन तंत्र मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर में जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, उनमें जो व्यर्थ पदार्थ बनते हैं उसको हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो इसमें जैसे आपका क्या है कि अगर हमने कार्बोहाइड्रेट खा लिया ज़्यादा, ग्लूकोज खा लिया, तो वो ग्लाइकोजन में बदल जाती है। आवश्यकता से अधिक वसा जो है वो वसीय ऊतकों में जमा होता है, लेकिन अगर एमिनो एसिड्स हमारे शरीर में ज़्यादा है तो ये कहीं भी डिपॉजिट नहीं होता है, बल्कि इसको क्या करना पड़ता है, इसको शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। तो उसके लिए हमारा जो अमीनो एसिड्स है, इसमें डीएमिनेशन होता है और अमोनिया इसमें बनती है, ठीक है। अब अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के कई तरीके होते हैं। कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्ट अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालते हैं, उन्हें हम अमीनोटेलिज्म कहते हैं, ठीक है। अमीनोटेलिज्म क्या है, जब अमोनिया को तुरंत बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए, और ये ज़रूरी होता है क्योंकि टॉक्सिक होता है, अमोनिया बहुत ज़्यादा विषैला होता है, ठीक है। तो ये विधि उन्हीं में पाई जाती है जो पानी में होते हैं, क्योंकि ये अमोनिया को तुरंत पानी में छोड़ दे जाते हैं, तो पानी की बहुत आवश्यकता होती है। तो ये जलीय जीवों में पाया जाता है, ठीक है। इसका उदाहरण क्या है आपका, सारे जितने भी आपके इनवर्टिब्रेट्स हैं, जलीय इनवर्टिब्रेट्स, शुद्ध जल वाले, शुद्ध जल की बोनी फिशेस और एम्फीबिया का लार्वा, मेंढक का लार्वा, क्लियर, ये सब अमीनोटेलिक होते हैं। अमोनिया को डायरेक्ट, जो प्रोटीन, अमीनो एसिड के प्रोटीन, अमीनो एसिड क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन के टूटने से अमोनिया बनती है, अमोनिया को डायरेक्ट पानी में छोड़ते हैं। दूसरे होते हैं यूरिया को रिलीज़ करने वाले, वो यूरोटेलिज्म कहलाते हैं। देखो यूरोटेलिज्म। अब कुछ जीव क्या करते हैं जो मतलब ज़्यादा पानी में नहीं रहते, स्थल में रहते हैं, तो उनमें ये पॉसिबल नहीं कि अमोनिया को तुरंत पानी में छोड़ दें, तो वो अमोनिया को यूरिया में बदलते हैं। यूरिया कम जहरा होता है, जहरीला होता है, और उन जीवों के लिए होता है जो लगातार इसको बाहर नहीं निकाल पाते, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, यूरोटेलिज्म, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, यूरोटेलिज्म। ये किस में पाया जाता है, कॉन्ड्रिकिथिस, जो समुद्री जीव मछलियाँ हैं, एडल्ट एम्फीबिया, जितने आपके मेंढक वगैरह हैं, स्तनधारी हैं, हम क्या है, हम यूरिया को रिलीज़ करते हैं। और बोनीफिशेस, बोनीफिश कैसी, जो समुद्र में रहती है। नेक्स्ट होते हैं यूरिक एसिड रिलीज़ करने वाले। यूरिक एसिड बहुत कम जहरीला होता है, तो ये वो जीव होते हैं जो इनके पास पानी होता ही नहीं है। जैसे आपको मकड़ी है, मकड़ी को तो खैर मकड़ी कुछ और ही रिलीज़ करती है, अभी बताती हूँ। जैसे आपका छिपकली है, छिपकली पानी में जाती ही नहीं है, ठीक है। आपके पक्षी हैं, पक्षी बहुत कम पानी पीते हैं। आर्थ्रोपोड है, कॉकरोच है, मोलस्का है, तो ये क्या करते हैं, ये अमोनिया को यूरिक एसिड में बदल देते हैं, और यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालने के लिए पानी की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती, बहुत ठोस होता है ये, ठीक है। ये ऐसा मूत्र है जो बहुत ठोस होता है, और ये जल में अघुलनशील होता है, जल में नहीं घुलता है, और ये जीव यूरिकोटेलिज्म कहलाते हैं, ठीक है। जितने भी आपके लैंड प्लांट है, रेप्टाइल्स है, एप्स है, आर्थ्रोपोड है, मोलस्का है, सारे के सारे आपके यूरिकोटेलिज्म होते हैं,
अब मैंने मकड़ी की बात की, तो मकड़ी आपके आर्किनाइड्स क्लास में आती है, आर्थ्रोपोडा के। ये ग्वेनोटेलिक होती है, ग्वानिन को उत्सर्जित करती है। ठीक है, एडेनिन ग्वानिन आपने पढ़ा होगा, तो ग्वानिन को उत्सर्जित करती हैं। कुछ बोनी फिशेस जो होती हैं वो ट्राई मिथाइल ऑक्साइड को रिलीज़ करती हैं। ठीक, एक होता है क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन कहाँ बनता है? ये हमारी मांसपेशियों में प्रोटीन के विघटन से बनता है क्रिएटिनिन। ठीक है, ये भी उत्सर्जित पदार्थ है, ये तीन भी उत्सर्जित पदार्थ है। ठीक है, ये मकड़ी का उत्सर्जित पदार्थ है। आर्किनाइड्स में मकड़ी आती है। क्या है उसका उत्सर्जित पदार्थ? ग्वानिन। ग्वानिन जो उत्सर्जित करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्वानोटिलिक कहते हैं। ठीक है, ओके। अब मैं आपको उत्सर्जी अंग बताऊंगी। देखिए, उत्सर्जन के मुख्य अंग बताएंगे। सहायक अंग तो बहुत सारे होते हैं। त्वचा होती है, जैसे पसीना आता है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकालते हो तो वो भी आपका एक उत्सर्जी पदार्थ है। सहायक अंग है। मुख्य अंग क्या है? इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में। इनवर्टिब्रेट्स यानी अकशेरुक, वर्टिब्रेट यानी कशेरुक। तो कशेरुक में आपकी होती है किडनी। आपको पता है किडनी को नेफ्रॉन कह देते हैं। सारे स्तनधारियों में ये पाई जाती है। अब अकशेरुक की बात करें तो अकशेरुक में नेफ्रिडिया सबसे पहले विकसित हुआ एनिलिडा में। ठीक है, नेफ्रिडिया क्यों बता रही हूँ मैं? क्योंकि नेफ्रिडिया से पहले विकसित हुआ प्रोटोनेफ्रिडिया। देखिए, प्रोटोनेफ्रिडिया और बाद में विकसित हुआ मेटानेफ्रिडिया। पहले प्रोटोनेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया, मेटानेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया में प्रोटोनेफ्रिडिया आपका पाया जाता है फीताकृमि और गोलकृमि में। फीताकृमि में इसको कहते हैं फ्लेम सेल, ज्वाला कोशिकाएं। ये बहुत बार पूछा जाता है, ज्वाला कोशिकाएं, या दूसरा नाम इसका है सोलेनोसाइट्स। गोलकृमि में आपका है रेनिटी सेल्स। ठीक है, रेनेट सेल या एच केनाल सेल। रेनेट सेल, एच केनाल सेल गोलकृमि में। एनिलिडा केंचुए में आपका नेफ्रिडिया पाया जाता है। मेटानेफ्रिडिया आपका पाया जाता है आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में। आर्थ्रोपोडा में स्थलीय जो जीव होते हैं वहाँ इसे मैलपिगियन ट्यूब्यूल कह देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, मैलपिगी नलिकाएं। और जलीय में इसको क्या कहते हैं? ग्रीन ग्लैंड। ठीक, मोलस्का में क्या पाए जाते हैं? पेयर ऑर्गन, एक जोड़ी अंग पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑर्गन ऑफ बोजेनस। ऑर्गन ऑफ बोजेनस मोलस्का में पाए जाते हैं। तो इसमें अब आपका केवल जो है तंत्र का सिस्टम रह जाता है, और उसके बाद हम आपका इन फाइलम्स के कैरेक्टर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।